आज जनवरी 16, 2026 है और इसी तारीख के आसपास एट पे कमीशन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, डिफेंस पर्सनल और पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि जनवरी 1, 2026 से नया पे कमीशन लगना था तो अभी तक सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? अगर बढ़ेगी तो कब से मानी जाएगी? पैसा कब मिलेगा और बढ़ोतरी कितनी होगी? अगर आप ये ऑडियो आज नहीं बल्कि अगले महीने या बाद में सुन रहे हैं तब भी यह जानकारी उतनी ही काम की रहेगी, क्योंकि पे कमीशन का प्रोसेस एक दिन में पूरा नहीं होता और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आई इफेक्टिव डेट और आई इंप्लीमेंटेशन डेट के फर्क से होता है। सबसे पहले यह समझिए कि पे कमीशन होता क्या है। पे कमीशन एक रिवीजन बॉडी होती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पेंशन स्ट्रक्चर पर सिफारिशें करती है। यह प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि महंगाई, बदलती अर्थव्यवस्था और वास्तविक आय के हिसाब से वेतन को समय समय पर अपडेट किया जा सके। मकसद सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं होता, मकसद यह होता है कि पब्लिक सर्विस करने वालों की क्रय शक्ति बनी रहे और समय के साथ बेहतर हो। 2026 की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 7 थेज पे कमीशन को 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया था और उसका 10 साल का चक्र 31 दिसंबर 2025 के आसपास पूरा होता है। इसी वजह से लोग मानते हैं कि नया चक्र 1 जनवरी 2026 से शुरू होना चाहिए। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, पे कमीशन में 2 टाइमलाइन साथ साथ चलती है। पहली होती है इफेक्टिव डेट, यानी किस तारीख से नया वेतन ढांचा लागू माना जाएगा। दूसरी होती है इंप्लीमेंटेशन डेट, यानी सरकार असल में कब से नई सैलरी देना शुरू करेगी, कब पे रोल अपडेट करेगी और कब भुगतान करेगी। इफेक्टिव डेट अक्सर 1 जनवरी रखी जाती है ताकि कैलेंडर और बस्टिंग के हिसाब से कट ऑफ साफ रहे। लेकिन इंप्लीमेंटेशन डेट कई बार काफी बाद में आती है क्योंकि कमीशन को डेटा इकट्ठा करना होता है, मंत्रालयों से इनपुट लेने होते हैं, रिपोर्ट बनानी होती है, कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है, बजटीय प्रावधान करने होते हैं और फिर हर विभाग के पेरोल सिस्टम में बदलाव करने होते हैं। यही कारण है कि नई सैलरी का भुगतान बाद में शुरू होता है, लेकिन बढ़ोतरी अक्सर पीछे की तारीख से जाती है और यही पीछे की तारीख से मिलने वाला अंतर एरियर्स कहलाता है। एरियर्स का मतलब सीधा है जो पैसा आपको इफेक्टिव डेट से मिलना चाहिए था, वह आपको उस समय नहीं मिला। इसलिए बाद में जब नई सिफारिशें लागू होती हैं तो पुरानी और नई सैलरी के बीच का अंतर आपको जमा कर दिया जाता है। इसी वजह से कई बार एक साथ बड़ा अमाउंट आता है और उसी साल टैक्स में भी असर दिखता है। अब एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पुरानी कुल राशि उदाहरण के तौर पर 45,000 के आसपास थी। बाद में नई सिफारिशों के बाद वही राशि 52,000 के आसपास तय होती है। फर्क हुआ 7,000 का। अगर इंप्लीमेंटेशन 12 महीने बाद होता है तो 7,000 गुणा 12 यानी 84,000 के आसपास एरियर्स बन सकता है। अगर 18 महीने बाद होता है तो 7,000 गुणा 18 यानी 1,26,000 के आसपास। यह आंकड़े उदाहरण है। असल रकम आपके पे लेवल, अलाउंसेस, इंक्रीमेंट और नियमों पर निर्भर करेगी। लेकिन लॉजिक यही है, जितनी देरी उतना एरियर्स अधिक। कई मामलों में सरकार एरियर्स एक साथ देने के बजाय चरणों में भी दे सकती है ताकि एकदम से वित्तीय दबाव न बढ़े। इसलिए यह मानकर चलिए देरी होने पर पैसा खत्म नहीं होता, वह बाद में एरियर्स के रूप में कवर हो जाता है। अब सवाल यह है, एक्ट पे कमीशन के मामले में वास्तविक स्थिति क्या है और 2026 में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। कई प्रक्रियात्मक कदम और संकेत समय के साथ सामने आते हैं, लेकिन अंतिम स्पष्टता तभी आती है
जब आधिकारिक नोटिफिकेशन, अंतिम रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी जारी होती है। इसी वजह से यह संभव है कि इंप्लीमेंटेशन तुरंत जनवरी 2026 में न हो और वास्तविक भुगतान बाद में शुरू हो, लेकिन इफेक्टिव डेट का संदर्भ 1 जनवरी 2026 के आसपास बना रह सकता है, ताकि बाद में एरियर्स के जरिए पिछला अंतर दिया जा सके। इसलिए अगर कोई आज बहुत भरोसे से कहे कि आज से ही बढ़ी हुई सैलरी आ जानी चाहिए, तो उसे दावा समझिए, अंतिम सत्य नहीं। अंतिम बात हमेशा आधिकारिक नियमों और नोटिफिकेशन से ही तय होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें आपको आसान भाषा में, बिना अफवाह और बिना कंफ्यूजन के मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो जैसे ही कोई असली अपडेट आएगा, आपको साफ समझ आ जाएगा कि आपकी सैलरी या पेंशन पर असर क्या होगा। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी बढ़ेगी और कैसे तय होगी। यह काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर और नए पे मैट्रिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर होता है, जिससे पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे में बदला जाता है। साथ ही एज पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसीलिए कई लेवल्स में बेसिक पे का जंप बड़ा दिखाई दिया। एट पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आते रहते हैं। कोई कम मानता है, कोई ज्यादा, लेकिन जब तक अंतिम सिफारिशें नहीं आती तब तक ये केवल अनुमान ही है। फिर कैलकुलेशन का तरीका समझने के लिए एक संभावित परिदृश्य मान लीजिए। अगर उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर 2.15 के आसपास हो और किसी लेवल का बेसिक पे 18,000 हो, तो 18,000 गुणा 2.15 करने पर नया बेसिक पे 38,700 के आसपास बनता है। फर्क 20,700 का दिखता है। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है और वह है डियरनेस अलाउंस, यानी डे समय के साथ महंगाई के हाथ से बढ़ता रहता है। जब नया पे कमीशन लागू होता है तो आमतौर पर उस समय तक बढ़ चुका दा बेसिक में मर्ज हो जाता है और फिर दा की गिनती नए बेसिक पर रीसेट होकर दोबारा शुरू होती है। इसलिए सिर्फ पुराने बेसिक और नए बेसिक का अंतर देखकर अंतिम निष्कर्ष निकालना कई बार गलत हो सकता है। वास्तविक असर समझने के लिए कुल वेतन, अलाउंसेस, कटौतियां और नए नियम सबको साथ देखकर ही तस्वीर साफ होती है। अब टैक्स की बात भी जरूरी है। जब एरियर्स एक साथ मिलते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपकी आय अचानक बढ़ जाती है और कई लोग ऊंचे टैक्स स्लैब में चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। टैक्स नियम उस साल की कुल आय पर लागू होते हैं। अच्छी बात यह है कि आयकर कानून में सेक्शन 89(1) के तहत एरियर्स पर राहत का प्रावधान होता है, ताकि सिर्फ एक साथ रकम मिलने के कारण टैक्स बोझ अनुचित तरीके से न बढ़े। आमतौर पर इस राहत के लिए फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता है और वर्षवार गणना के आधार पर राहत ली जाती है। इसलिए अगर आपको 2027 या 2028 में 2026 से 27 का एरियर्स एक साथ मिलता है, तो सही डॉक्यूमेंटेशन और सही कैलकुलेशन के साथ आप टैक्स इंपैक्ट को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। हर केस अलग होता है। इसलिए सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और सही ब्रेकअप संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। सरकार के नजरिए से भी यह समझिए कि पे कमीशन का असर केवल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने तक सीमित नहीं रहता। सैलरी और पेंशन बिल स्थायी रूप से बढ़ जाते हैं और एरियर्स का भुगतान एक बार में बड़ा वित्तीय दबाव भी बना सकता है। इसलिए सरकार इसे चरणों में देने, बजट में जगह बनाने और सही समय पर लागू करने की कोशिश करती है। आपके लिए व्यावहारिक सलाह यह है, अभी से अपना पे लेवल वर्तमान बेसिक पे 10% और अलाउंसेस व्यवस्थित रखें, ताकि जैसे ही आधिकारिक अपडेट आए आप तुरंत समझ सके कि आपके लिए असर क्या होगा। और अगर आप चाहते हैं कि यह सब आपको समय पर सरल भाषा में और बिना कंफ्यूजन के मिलता रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो हर नया अपडेट आपको साफ तरीके से समझ में आएगा। अंत में एक छोटा सा सवाल, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा हो तो अर्थव्यवस्था में एक ऐसी चीज अक्सर साथ में बढ़ने की संभावना रखती है, क्योंकि सरकार को घाटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ते हैं। आप इस पर सोचिए और अपना जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर आप इसका सही उत्तर और लॉजिक उदाहरण के साथ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले अपडेट में मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। इतना ही, उम्मीद है अब आपको 8 पे कमीशन, इफेक्टिव डेट, इंप्लीमेंटेशन डेट, एरियर्स, फिटमेंट फैक्टर, डीआर रीसेट और टैक्स राहत, इन सभी बातों पर पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। धन्यवाद।